अलग नहीं होना है ना। तो साहित्य मेरे लिए ये है कि आपने हमेशा सुना होगा कि आपके समाज का कुछ भी, चाहे वो रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपके शादी विवाह हो, आपका जो मरना हरनी हो, वो कुछ भी किताबों में नहीं लिखा है ना। आप जो है, आपकी पूरी जो पुरानी पीढ़ियां हैं, आपके जो दादा परदादा रहे हैं, आपके जो आजी नानी रहे हैं, जो आपको सिखाए हैं, वही कल्चर आप फॉलो करते आए हैं, वही संस्कृति को आप मानते आए हैं। आपकी संस्कृति किसी किताब में नहीं लिखी गई है। और जो साहित्य का मतलब वही है, साहित्य का मतलब वही है कि जो आप अपने पुरखों से जो सीखे हैं, आपके जो सियारों से सीखे हैं, आपके लिए साहित्य वो है। भले उसे आज किताबों में लिखा जा रहा है, लेकिन आपका साहित्य हजारों साल पहले जब आपके पुरखा इस धरती में जन्म लिए थे, तब से आपका साहित्य जीवित है कि नहीं। किताबें अभी आई है ना, प्रिंट अभी होना चालू है ना। जब कागज आया होगा तो आपके कल्चर का डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा, वो किस तरीके से हुआ होगा ये आप लोगों को पता है। लेकिन आपका कल्चर, आपकी संस्कृति, आपकी परंपराएं, रीति रिवाज, आपका साहित्य, आपका समाज है, आपके सियान है जो आपको सिखाते हैं, और उस साहित्य को आप फॉलो करते हैं और आगे करते जाएंगे, है ना। तो वो साहित्य है। और संस्कृति क्या? संस्कृति सिर्फ पहनावा नहीं है। संस्कृति को मातृशक्तियों से जोड़कर देखा नहीं जाना चाहिए। संस्कृति में पुरुष वर्ग, महिला वर्ग उतनी ही भूमिका निभाते हैं जितना, जिससे एक समाज बनता है कि नहीं। मातृशक्ति पितृशक्ति जब आप आपके समाज को पूरा करते हैं, तो संस्कृति भी आपके दोनों वर्गों को देखा जाना चाहिए, आपके दोनों वर्गों से उसको परिभाषित किया जाना चाहिए कि नहीं। आज आप कह रहे हैं कि आपकी संस्कृति पर प्रहार हो रहा है, आपकी एजुकेशन सिस्टम यानी कि आपकी शिक्षा जो व्यवस्था है, आपकी कोटों पर प्रहार हो रहा है कि नहीं। मानते हैं ना। लेकिन क्या आप ये बात मानने से इनकार कर सकते हैं कि आपकी संस्कृति को, आपकी परंपरा को, आपकी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने वाले दूसरों से ज्यादा आपको ये स्वीकार करना होगा। आपकी संस्कृति तब खत्म होगी जब आप उस संस्कृति को मानने से इनकार कर देंगे, जब आप अपने बीच में उस संस्कृति को जीवित नहीं रख पाएंगे, जब आपके पहनावे को, आपकी जो माताएं बहनें हैं, आपकी जो आजी नानी थे, उनके पहनावे को, उनके आभूषणों को, उनके आभूषणों के महत्व को जिस दिन आप समाज से खत्म कर देंगे, दूसरे लोगों के लिए जो आपकी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं वो बहुत आसान हो जाएगा। मानते हैं ना इस बात को। तो आपको खत्म करने वाले कोई और नहीं है बल्कि हम खुद हैं। जिस दिन आपने अपने आप को खत्म कर दिया, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती है। और जिस दिन आपने आपके समाज में आपने खुद को जीवित रख लिया, आपकी संस्कृतियों को जीवित रख लिया, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको खत्म कर दे, आपकी संस्कृति को खत्म कर दे। तो अगर आप पक्षों को देंगे, विपक्षों को देखेंगे, आप सारी चीजों को जब एनालिसिस करते हैं ना, विश्लेषण जब करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि दूसरे लोगों के पास जाने से बेहतर है कि आप जो है आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें कि कमियां कहाँ है ना। संस्कृति आप देखते हैं, माताओं बहनों को देखेंगे कि आप जो है संस्कृति को फॉलो करते हैं। बस्तर में आप जाएंगे तो बस्तर में कहा जाता है वहाँ बहुत प्यारी संस्कृति, अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को वो मानते हैं, तो वहाँ जीवित है क्योंकि वो उनको मानते हैं। अब हम मंचों में खड़े होकर भाषण दे देंगे कि हमारी संस्कृति ये है, हमारा पहनावा ये है, हमारे आभूषण ये है, हमारे हवाल का महत्व ये है, हमारे सूता का महत्व ये है, हमारे बाजू में पहनने वाले बांका का महत्व ये है, कमर में पहनने वाले करधन का महत्व ये है। लेकिन हम उसी मंच पे खड़े होकर हम ये नहीं कह सकते ना। अब हम सलवार कमीज में खड़े होकर बात करेंगे, संस्कृति को शोभा देगा क्या? नहीं देगा ना। लेकिन सेम चीज जब हम बात करते हैं संस्कृति को, तो हम केवल माता बहनों को, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो याया है, उनको देखते हैं, लेकिन हम पुरुष वर्ग को नहीं देखते। वहाँ पुरुष वर्ग अगर जीन्स पैंट पहन के भी मंच पे अगर संस्कृति की बात करता है तो वो सही है। हम चीज यही तो खत्म कर रहे हैं ना। जब हम यहाँ खत्म कर रहे हैं तो यहाँ कैसे जीवित रहेगी हमारी संस्कृति? नहीं रह सकती है, नहीं रह सकती ना। आप लोगों को बुरा भी लग सकता है, और बुरा लगना चाहिए। बुरा इसलिए लगना चाहिए कि जब तक आपको बुरा नहीं लगेगा कि हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, तब तक आप अपनी संस्कृति को धारण कर ही नहीं सकते हैं। अब दादा प्रेमचंद महाराज हमेशा मतलब उन्होंने संस्कृति की परिभाषा अलग बताई है, साहित्य की परिभाषा अलग बताई है, परंपराओं की परिभाषा अलग बताई है। और मुझे लगता है यार जितने गढ़ किले और जो राजा महाराजाओं पे हम गर्व करते हैं, हम संस्कृतियों पे गर्व करते हैं, उनका भी 50% योगदान रहा है। क्योंकि गीतों के माध्यम से, गायनों के माध्यम से जिस कल्चर की बात करते हैं, जिस परंपराओं की बात करते हैं, वो परंपराएं आपके जो आजी नानी है उनके गीतों में, आपके जो सियान है उनके कर्मा नृत्य सेला नृत्य में, और उसको वो गीतों के माध्यम से आप सभी के बीच में रखते हैं। मुझे लगता है आप लोग इससे बहुत ज्यादा रूबरू होंगे, है ना। तो कल्चर को
आपकी परंपराओं को, आपके साहित्य को सिर्फ किताबों में रख के उसको सजो के आप अपनी परंपरा संस्कृतियों को नहीं बचा सकते। आपको आपके समाज में उसको जीवित रखना पड़ेगा, तभी वो जीवित रह सकता है। रही बात मातृ शक्तियों की, तो मातृ शक्तियों की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, किसी से मतलब किसी से भी नहीं। उनकी जैसी शक्ति कोई और नहीं है। मैं एक उदाहरण, एक किस्सा सुनाऊंगी आप लोगों को। हम यहाँ जितने मंच पे लोग बैठे हुए हैं ना, जितनी मातृ शक्तियां बैठी हुई है, आपको ये लगता होगा कि ये मातृ शक्तियां बहुत ही ज्यादा मजबूत है और उनका कमजोर कोई पक्ष नहीं है, या फिर आपका जो पुरुष वर्ग है, आपका समाज जो है, वो इनका बहुत साथ देता है, इसलिए आज ये मंच पर बैठी है। ऐसा है क्या? नहीं। जितना आपको जिस मंच पर बैठकर ये इतने मजबूत है, उनको कमजोर करने वाले लोग भी आपके समाज में हैं। अगले साल काम देंगे। मैं इसलिए ये वाक्य बता रही हूँ क्योंकि मैं जब नौकरी छोड़कर आई थी अपनी पंचायत में, तो लोग उस समय जब मैं चुनाव लड़ रही तो वो चुनाव किसी विधानसभा लोकसभा से कम नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि सारी शक्तियां, चाहे वो जनपद स्तर से जिला स्तर पर ही क्यों ना हो, पूरी शक्तियां मेरे खिलाफ खड़ी थी। वो नहीं चाहते थे कि पंचायत में ये लड़की चुनाव जीत कर आए, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद कुछ ना कुछ जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं वो बंद हो सकते हैं, है ना। तो आपको हराने के लिए शक्तियां तो खड़ी रहेंगी, लेकिन आपको इसलिए भी हराया जाएगा क्योंकि कोई महिला मजबूत नहीं होनी चाहिए आपके समाज में, क्योंकि बहुत मजबूत महिलाओं को भी आपके समाज में स्वीकार नहीं किया जाता। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि मैं कुछ करना चाहती हूँ इसलिए यहाँ पे खड़ी हूँ, बल्कि अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं, आपकी माताओं बहनों को आप जिस दिन घर से निकालना चालू कर देंगे ना, तो उनमें थोड़ी सी आत्मशक्ति आएगी। हम बोलते हैं कि आप जो है क्या कि अपनी माता बहनों को आप लेकर नहीं आते। माताएं बहनें, हमारे युवा युवतियां जो है हमारे समाज की, वो कार्यक्रमों में नहीं जाते, वैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वो शामिल नहीं होते। लेकिन सवाल यह उठता है कि हमारा पुरुष वर्ग क्या अपने घर की माता बहनों को, बेटियों को अपने घर से निकालते हैं? निकालते हैं क्या? आप हम समाज से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो अपने घर से अपनी माता बहनों को लेकर आएंगे, वो अपने बहन बेटियों को लेकर आएंगे, लेकिन क्या वही हम अपने घर की माता बहनों को, बेटियों को लेकर आते हैं कार्यक्रमों में? हम यही तो फेल हो गए ना, फेल हो गए कि नहीं? तो हम यही कमजोर हो जाते हैं। और जब हम बात करते हैं मातृ शक्तियों की मजबूती की, तो अभी जब चुनाव लड़ते समय भी मेरा जिस तरीके से लोगों ने प्रचार प्रसार किया, खैर वो जो प्रचार प्रसार मेरे विरोध में किया गया, उतनी ज्यादा मजबूत होती गई मैं। और आज भी चुनाव जीतने के बाद भी आप लोगों ने पिछले साल हम लोगों ने बोला था कि अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक विधायक हो जाता है तो वो काफी है, और आप लोगों ने माननीय तुलेश्वर सिंह बड़काम मामा जी को विधायक बनाए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। क्योंकि एक भी बहुत शक्तिशाली होता है कि नहीं? लेकिन हमारी जो चुनौतियां हैं वो यही से चालू होती हैं। आप जीत गए तो आप इस उम्मीद में कभी मत रहना कि आपने सही व्यक्ति को जिताया है तो उसके पीछे गलत शक्तियां नहीं पड़ी। उसको जीतने के बाद उसको ये कोशिश करी जाती है कि वो काम वो ना कर पाए जिस काम को करने के लिए वो वहां पर आए हुए। मेरे पीछे अभी भी वैसी शक्तियां हैं, मैं खुले मन से बोलती हूँ। क्योंकि आज जो है जनपद स्तर से लेकर जिला स्तर तक मंत्री, बड़े बड़े सांसद, जब एक छोटे से कर्मचारियों की जब आप पंचायत में हो रहे जो अनैतिक गतिविधियां होती है उनकी जब आप शिकायत करते हैं, तो यही जो आप वोट देकर जिन सांसद मंत्रियों को बनाते हैं ना, उनकी भी ताकत लग जाती है कि ऐसे लोगों को सिर्फ इसलिए उन कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि आप इससे अब जो सही व्यक्ति है, जो आपने सही जनप्रतिनिधि चुना है, उसकी मजबूती का कहीं लोगों को पता न चल जाए, उनको ये पता न चल जाए कि ये जो है गलत कामों का विरोध नहीं करते हैं। और ये मेरे साथ होता है। अभी भी मुझे कई जगह पर रोका जाता है। मैं अगर कोई काम करने जाती हूँ तो कम से कम 5 से 6 बार मुझे रोका जाता है। ये कोशिश की जाती है कि इस लड़की के द्वारा ये काम नहीं होना चाहिए, जबकि उस पंचायत में वो काम जरूरी है और लोगों को भी वो काम चाहिए, है ना। तो मेरी पंचायत में एक वनग्राम आता है। उस वनग्राम की रोड 75-76 साल हो गए, लेकिन उस गांव में सिर्फ एक घाट की वजह से उस गांव में जितने भी काम होने थे वो रुक जाते थे। उस गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे बरसात में, क्योंकि 3 किलोमीटर का उनको रास्ता पार करना था और एक घाट पड़ता था जिस घाट में कभी गाड़ियां नहीं उतर पाती थी। और आज 1.5 साल के अंदर उस गांव की मैंने वो घाट को कटाकर एक रोड बनवाया।
तो मेरे लिए ये जरूरी है कि उस पंचायत में क्या जरूरी है ना। अगर आप अपनी नौकरियां छोड़कर आते, आपने अगर आप समाज के जो युवा हैं, युवतियां हैं, अगर उन्होंने कुछ छोड़ा है तो फिर कुछ छोड़ने के बाद कुछ ऐसा करके जाइए जो समाज के काम आ जाए। अगर आपने कुछ छोड़ा है तो ये मत सोच लीजिए कि मुझे ये ताकत काम नहीं करने दे रही है, अगर ये लोग मुझे काम करने नहीं दे रहे हैं तो मैं यहाँ से पीछे हट जाऊं। वो आपकी ताकत को आजमाना चाह रहे हैं कि क्या ये लड़की जो ऊपर बाहर जाके बात करती थी ना कि मैं ये करवाऊंगी, मैं वो करवाऊंगी, क्या उसमें ये इतनी ताकत है कि वो आज उस पद पे, उस ओहदे पर बैठ के वो काम करा सकती है। वो आपको आजमाना चाहते हैं। जितने हमारे युवा साथी हैं वो इस बात का हमेशा याद रखेंगे कि आपको जहां भी नीचे गिराने की कोशिश की जाए, आपकी ताकत को कम करने की कोशिश की जाए, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोग सबसे ज्यादा मजबूत हैं। आपकी मजबूती का जो सबसे ज्यादा परीक्षा वाला पल होता है ना, यही होता है कि आपको चारों तरफ से गिराया जाएगा, आपके बीच के लोग आपको गिराए जाएंगे। और हमारे समाज में एक मानसिकता है, वो मानसिकता ये है कि अगर मैं नहीं कर सकता तो मेरे समाज का कोई और व्यक्ति नहीं करना चाहिए वो काम। आप लोग बहुत वाकिफ होंगे, जो युवा है वो इस बात से बहुत ताल्लुक रखते होंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इन बातों का एहसास होता होगा ना। तो मैं ये एहसास करके बैठी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। आपकी शक्तियों को कमजोर करने वाला कोई और नहीं, आपके बीच के लोग होते हैं। और जब इन्हीं शक्तियों को कमजोर करने की बात होती है तो उसमें एक और चीज होती है जिसमें नारी शक्ति कहा जाता है ना। तो आपकी नारी शक्ति पता है, इसलिए नहीं कहा जाता कि आप मजबूत हैं, इसलिए भी कहा जाता है कि आपकी हर शक्ति का हर क्षण परीक्षा लिया जाता है। लेते हैं ना कि महिला ये क्या कर लेगी, ये औरत है ये क्या कर लेगी, है ना, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा आप मजबूत हैं। और हर परीक्षा को आप पास करते हैं, हर परीक्षा को आप समाज के सामने बहुत सफलता से पास करते हैं, तो उसी शक्ति को मिला के आपको एक मुट्ठी में बोला जाता है क्या, नारी शक्ति। कि इनमें उतनी ताकत है कि इसकी हर परीक्षा ली जाए और उस परीक्षा को वो हर बार पास कर जाए। और इसी से जब परीक्षा को आप पास कर जाते हैं तो आपका सुंदर समाज बनता है, और आपके उन्हीं सुंदर समाज से फिर संस्कृतियां निकल के आती हैं। आपकी परंपराओं को रक्षा सुरक्षा करने वाली आप माताएं बहनें उस समाज को मजबूत बनाती हैं। और मुझे लगता है आपकी ताकत आपके अंदर है। आप किसी और को ये मत बोलने दीजिए कि आप ये कर सकती हैं, आपको पता है आप कर सकती हैं, और आप जब तक नहीं करेंगे वो बताने वाला भी कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो आप लोग जितने युवा शक्तियां, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आपकी शक्ति का इस्तेमाल सही जगह कीजिए, क्योंकि आपको भ्रमित करने वाली बहुत सारी शक्तियां आपके आसपास घूमती हैं और वो आजीवन घूमेंगी, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति वही है, आपको कमजोर करने के लिए आपके समाज में आते हैं, है ना। चुनाव गया है, चुनाव के समय आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपके पास अगर 500 वोट भी है तो अगला बंदा आगे बोलेगा आप चुनाव लड़ लो, इस पार्टी से लड़ो, आप निर्दलीय लड़ लो, आपके लिए पैसा लगाएंगे। करते हैं कि नहीं करते? आप चुनाव लड़ते हैं और आप जो है समाज के सामने भी गलत साबित होता है, उस व्यक्ति की नजर में भी गलत साबित होता है। वो कहता है कि कैसा व्यक्ति है ये, लालच में आकर इसने मेरे से पैसे लिए और अपने समाज के सामने खड़ा हो गया। तो आप अपने समाज से गद्दारी मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपकी शक्ति बहुत सही जगह इस्तेमाल होने वाली है, सही जगह इस्तेमाल करिए और संगठन में रहिए, क्योंकि बिना संगठन के आपकी संस्कृति या परंपराएं रीति रिवाज तो मर ही रही है। वो इसीलिए मर रही है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ नहीं है। आप अभी हसदेव जंगल की कहानी सुन रहे होंगे, वहाँ पे लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि आपकी लड़ाई सिर्फ जल जंगल जमीन की है, उसके पीछे आपकी संस्कृति परंपराएं भी जुड़ी हुई है, जुड़ी है ना। आप जो जंगल काट रहे हैं, आप जो जंगल में रहने वाले ये जो सालों से आपने जो पेड़ लगाए ना आपके सियानों ने, उन पेड़ों के पीछे भी आपकी परंपराएं रीति रिवाज है, आपकी पुरखों की। आप जो साजा का पेड़ मान रहे हैं, उस साजा के पेड़ में आप बड़ा देव को मानते हैं। अगर वो साजा का पेड़ कट गया तो आपकी पुरखा शक्ति, आदि शक्ति, बड़ा देव, वो भी तो खत्म हो जाएंगे ना, कहाँ पूजेंगे जाके। तो आपके सियानों की परंपरा भी तो मर गई ना, यहाँ पर मरी की नहीं। तो प्रहार दूर से हो रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा सारी चीजें मिला के आज हम आंदोलन कर रहे। पिछले जब सरकार बैठी थी तब हम अभी जो विपक्ष में सरकार थी उससे उम्मीद कर रहे थे कि हमारे लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, तब हम सोचते थे हमारे जल और जंगल को ये बचाएंगे। अब जब मौजूदा सरकार आती है तो आपके जो जनप्रतिनिधि है वो बयान देते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो प्रस्ताव था, हमने पास नहीं किया, पिछली सरकार ने किया। तो आप दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप दूसरों से सिर्फ उम्मीद लगा सकते हैं। और जब घूम फिर के आप जब एनालिसिस करेंगे ना, विश्लेषण करेंगे, तो एक ही
ही चीज समझ में आएगी, जब तक खुद की सरकार आपकी नहीं होगी तब तक ऐसे ही मांगना पड़ेगा। आपके जंगल हंसदेव जंगल कटते रहेंगे, कटेंगे कि नहीं? आज महाप्रहार हो रहा है, कल को आपके गांव में प्रहार होगा, और तब भी जो जनप्रतिनिधि आपने ऐसे चुने होंगे जो आपके खिलाफ या आपके लिए आवाज नहीं उठा सकते, और सत्ताधारी जो लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, तो मुझे लगता है कल को आपके गांव में प्रहार होगा और संगठन में नहीं रहेंगे। तो आज आप उनके लिए खड़े नहीं होंगे, कल आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। सही है ना? संगठन में रहिए, संगठन में शक्ति है, और आपकी शक्ति का इस्तेमाल मैंने जैसे बोला कि सही जगह होना चाहिए और सही जगह इस्तेमाल करिए। मैं नहीं आशा और उम्मीद के साथ में कि आप लोग जो है यहाँ बहुत ही उम्मीद लेकर आए होंगे, आपके जितने बीच में आने वाले वक्ता है वो आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बातों को वो रखेंगे, और आप लोग इनसे रूबरू होंगे और आपके जीवन में यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। तो इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, और एक बार दादा हीना सिंह मरकाम के चरणों में सादा सेवा जोहार करते हुए आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ सेवा करेंगे। दादा हीना सिंह मरकाम ना सादा सेवा जोहार।